आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए हम लोग एक बार फिर जेपीएससी के पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आशा है क्वेश्चन सरल थे, कुछ क्वेश्चंस जरूर कंसेप्चुअल थे और आप लोगों का इसमें अच्छा स्कोर आया होगा। पहला क्वेश्चन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन फैक्चुअल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है, इंस्पायर है, किस देश से लिया गया है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो यूके है, यहां से हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है, यहां से हमने नागरिकता ली है और यहाँ से हमने जो है बहुत सारे जो हमारे संघीय शासन के प्रावधान है उनको हमने लिए हैं। कहाँ से? यूके अर्थात ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन, इंग्लैंड को शामिल किया जाता है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि हम लोग चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में से हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि लगाई जाती है वो हमने यूएसए से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। याद रखना, आयरलैंड से डीपीएसपी भी लिया गया है और आयरलैंड से जो है चुनाव की पद्धति को भी लिया गया है, अर्थात चुनाव आयोग के जो प्रावधान है उसकी कुछ बातें जो है वो आयरलैंड से ली गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी सिंपल। ये कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, अथोराइज कर सकती है? इसका सही आंसर है 249। यदि राज्यसभा ये चाहे कि राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है और 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद जो है ऐसे विषय पर कानून बना सकती है। आपको ये भी पता होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात आईएएस, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनके निर्माण में भी राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक इससे संबंधित एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 252। इससे संबंधित एक आर्टिकल है 253। तो 252 में कहा गया है कि यदि राज्य की विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो वो उस पर कानून बनाया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 253 में कहा गया है। ठीक है, इसमें कुछ आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? 249। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, जो डीपीएसपी हैं उनको न्यायालय में प्रवर्तित, एनफोर्स, लागू नहीं किया जा सकता है। तो न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जो डीपीएसपी है इनको क्या कहा जाता है? आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। जबकि मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? एनफोर्सेबल कहा जाता है। इनको न्यायालय में लागू किया जा सकता है और इनकी गारंटी भारतीय संविधान में दी गई है, इनकी मौलिक अधिकारों की। पर बात चल रही है डीपीएसपी की, तो आपको सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स, इनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है और आर्टिकल 36 की क्या चालू हो जाते हैं? डीपीएसपी। तो 36 में तो डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है और आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित या लागू नहीं किया जा सकता, नॉट एनफोर्सेबल टू दी एनी कोर्ट। ठीक है,
इसको हम लोग डिटेल में भी समझ चुके हैं पहले। अभी बहुत ज्यादा विस्तार में इसको अभी समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझिए कि न्यायालय में इनको प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास संसाधनों की कमी थी और हम सारे आर्टिकलों को एफआर फंडामेंटल राइट्स नहीं बना सकते थे। तो हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता थे और जो हमारे संविधानकार थे, उनके ही अनुसार यह कहा गया कि जो हमारे लक्ष्य है, जो हमारे एंड्स हैं, उनको हम डीपीएसपी में रखेंगे और इसमें समाजवादी, गांधीवादी, लोकतांत्रिक, राजनीतिक सिद्धांतों को शामिल करेंगे, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स तो मीन्स हैं, लेकिन एंड क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4)(a) को जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव। 15(4) सामाजिक आर्थिक। 15(5) और आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समानता का अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? पब्लिक लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समानता का अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है 1 में ये बात कही गई है। 16(2) में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) में कहा गया है कि निवास संबंधी बाध्यताएं लागू की जा सकती है। मान लीजिए झारखंड का कोई संथाल परगना क्षेत्र है, नागालैंड का कोई क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, या फिर कोई असम का जो है क्षेत्र है, या फिर कोई कुकी जनजाति का क्षेत्र है, तो वहाँ की जनजातीय समाज के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण इत्यादि का प्रावधान किया जा सकता है। ये बात किसमें कही है? आर्टिकल 16(3) में की गई है। और आर्टिकल 16(4) जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? आरक्षण की। ठीक है, अब ये है 16(4)(a). तो 16(4) जो ए है, यानी इसको ही जो है कब तो ये किया गया था हमारा 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में। इसमें यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 16(4)(a) में कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। यानी 16(4) में ये बात कही गई थी कि सामाजिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, अर्थात जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको यदि उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये बात किसमें कही गई है? 16(4) में। पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 16(4)(a) में। तो 16(4)(a) में जो प्रावधान किया गया था वो कब किया गया था? 77वें संविधान। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये ट्राई के बारे में। दरअसल ये क्वेश्चंस जो है, ये पैटर्न हमारी जेपीएससी फॉलो कर रही है, यूपी पीसीएस और कुछ यूपीएससी। अर्थात आप देखिए कि इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लीक से हटकर। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे जेपीएससी में बढ़ता जा रहा है और सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो पंचायती राज संस्था, आप सब जानते होंगे कि पंचायती राज संस्थाओं का जो मैग्ना कार्टा है वो सबसे पहले 1882 में आता है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों के रूप में एक स्वायत्त दर्जा प्रदान कर दिया गया था। फिर देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं को
ढंग से स्थापित करने के लिए 2 समितियों का निर्माण किया गया था। उनमें से एक समिति का नाम था CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरी जो है सेवा का नाम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये 1952 में इन 2 का निर्माण किया था पंचायती राज संस्थाओं को ढंग से संचालित करने के लिए। और इन्हीं के सुझाव से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय 3 टायर पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव देती है। उसके बाद 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन होता है। ये वो समय था जब भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और इसने 2 स्तरीय मंडल पंचायत और जिला परिषद का सुझाव दिया था। तो LM सिंघवी समिति 1986 के आसपास आई थी। GV के राव समिति ये भी 80 के दशक में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। तो इसका आंसर होगा सभी। क्या आंसर होगा? उपर्युक्त सभी। पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां जो है नियुक्त की गई है? अब इसमें एक और शब्द जोड़ दिया, जांच। ठीक है, तो इसमें से यदि हम इस आंसर को और थोड़ा सा जो है बदलने का प्रयास करें तो इसका जो आंसर है वो 1 2 3 भी लगाया जा सकता है, लेकिन उपयुक्त सभी पे जाना ठीक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा गया है भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा कि भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर अर्थात 25 दिसंबर को 2014 से ये सुशासन दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? NDA बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी आप सब जानते होंगे, कहीं ना कहीं कवि का हृदय उनके अंदर निवास करता था और उनके शासन को सुशासन दिवस बनाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं CAG के बारे में बात कर दूं कि 1850 में एक पद का गठन हुआ था, फिर 1860 में कुछ प्रावधान किया गया था, फिर 1919 के अधिनियम में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में भी CAG के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए थे। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद इसका नाम बन गया CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। और फिर आपसे कहा गया कि जो है CAG जो है वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों की जिम्मेदारी इसको दी गई थी, अर्थात इसे लेखा परीक्षण भी करना था और CAG को लेखांकन का भी कार्य करना था। लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग। तो CAG के पास दोनों जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन ये विधि सम्मत नहीं माना गया और 1976 में CAG से जो लेखांकन का कार्यभार था वो हटा लिया गया और इसके लिए एक नए पद का गठन किया गया जिसका नाम था AGI। ठीक है, भारत का महालेखाकार जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि ये जो CAG है इसे वॉचमैन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, वॉचमैन डॉग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, जो कि यूके में बहुत शक्तिशाली पद है। ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने सुना होगा संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारे खर्चे उस पर आधारित होते हैं। तो संसद में
जो है इस पर मत या वोट नहीं किया जा सकता। तो पहला विकल्प क्या होगा? गलत होगा। यह अपने पद को छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को पाने के योग्य नहीं है, कोई भी पद धारण नहीं करेगा रिटायरमेंट के बाद। बिल्कुल सही। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है इसकी रिटायरमेंट की आयु होती है, उसके बाद जो है ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा। फिर कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों में अक्षमता और दुर्व्यवहार, इसको कहा गया है जो है अक्षमता और दुर्व्यवहार, कदाचार मतलब इनकैपेबिलिटी, इसमें जो इंग्लिश का वर्ड है वो है इनकैपेसिटी, और दूसरा है मिसबिहेवियर। ठीक है, तो मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि भाई कोई भ्रष्टाचार किया, कोई जो है वाजिब और लीगल पैसों का व्यवहार नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। और अक्षमता का मतलब होता है मानसिक और शारीरिक रूप से कोई दुर्बलता है, तो ऐसी स्थिति में सीएजी को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इस बात को आपको समझना है। तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हुआ? केवल एक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि प्रतिबंध कहाँ, कौन सा? यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कि उससे और पहले से? यही से। प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो ये एक्सरसाइज